नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी की एक ब्रांच गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के बारे में। इसको आप स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। अगर आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है ये जो सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, इन सभी में ये पूछी जाती है, तो उसमें आपने गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन कभी भी डिटेल में आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्या क्या इसके मेन प्रिंसिपल्स हैं और किस पर ये बात करते हैं, कौन कौन इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के बारे में। दिस इज सूरज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है ये भी एक मेन जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स रहे हैं साइकोलॉजी में, उन्हीं में से ये एक है। आपने मेन चीज़ें जो पढ़ी होंगी स्कूल्स ऑफ थॉट्स में, इसमें साइकोलॉजी में, इसमें आपने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, इसके अलावा फंक्शनलिज्म हो गया, बिहेवियरिज्म हो गया, ह्यूमनिज्म हो गया, साइको एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, कॉग्निटिव पढ़ा होगा, और इसी तरीके से गेस्टॉल्ट भी उसमें से एक थॉट है। हालांकि अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो यहाँ पे 40 प्लस से ज़्यादा भी ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं साइकोलॉजी की, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि आप एज अ टीचर अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, डीएसबी, केवीएस, तो उसमें जो एजुकेशन साइकोलॉजी होती है उसी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। और उससे रिलेटेड जो जो मेन स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, वो मेन आपके जो ये स्ट्रक्चरलिज्म हो गए, ये वाले स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म, साइको एनालिसिस, कॉग्निटिव एंड गेस्टॉल्ट। तो आज की इस वीडियो में हम मेन जो है गेस्टॉल्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं अब बात करूं गेस्टॉल्ट की, तो इससे पहले आप सभी को स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म और ह्यूमनिज्म के बारे में ये अच्छे से पता होना चाहिए। हालांकि मैं इस वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप एक कंपैरिजन ईजिली कर पाएंगे। हालांकि अगर आप कहेंगे तो आपकी डिमांड पर एक डिटेल वीडियो भी इस पर बना दी जाएगी, जिसमें कि जितने भी मेन स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं उनको आपस में डिस्कस किया जाएगा, उनकी आपस में कंपैरिजन की जाएगी। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो को सिर्फ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी तक ही आज लिमिट करके रखेंगे। तो अगर हम बात करें गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट्स के बारे में, कि भाई इसमें कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, हालांकि क्या है इनका मेन कंसेप्ट और क्या ये कहते हैं, इस पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। लेकिन फिलहाल हम अगर हम बात करें कि कौन कौन से इसमें मेन साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इसमें जो मैक्स वर्देमियर, ये इनको फाउंडर भी कहा जाता है, कि मैक्स वर्देमियर, कुर्ट कोफक्का और वुल्फ गैंग कोहलर, ये तीनों ही फाउंडर कहे जाते हैं। लेकिन मैक्स वर्देमियर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बताया जाता है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट के बारे में। लगभग 1912 में इन्होंने जर्मन में एक स्कूल की स्थापना की थी, जिसको कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी बाद में कहा गया। तो आप कह सकते हैं कि मैक्स वर्देमियर ने ही इसकी स्थापना की थी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के बारे में। इसके अलावा कुर्ट कोफक्का और वुल्फ गैंग कोहलर, कोहलर की आपने एक थ्योरी भी पढ़ी होगी। अगर आप लर्निंग से रिलेटेड जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें कोहलर की एक थ्योरी आती है, जिसमें कि वो इनसाइट की बात करते हैं। इनसाइट क्या है, अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इनसाइट की हम उसमें बात करते हैं। तो ये जो थे मेन इम्पोर्टेंट इसमें साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। अब हम आते हैं इनके मेन थॉट्स पे, कि ये जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये किस चीज़ को अहमियत देते हैं। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा अहमियत 3 चीज़ों को दी है। पहला है ये होलनेस। एक मिनट, चलिए, हाँ, तो सबसे पहला इन्होंने फोकस किया है होलनेस पे, कि भाई जो होलनेस है वो ही सारी चीज़ होती है लर्निंग में। कोई भी चीज़ हम देखते हैं, जानते हैं, तो उसको हम एज अ होल समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि भी आप, अगर आपने आसमान में
प्लेन उड़ता हुआ देखा हो, तो आसमान में जब आप प्लेन उड़ता हुआ देखते हैं तो आप खुद सोचिए कि क्या कभी ऐसा होता है कि आप सिर्फ प्लेन के पिछले हिस्से पर ही अपना ध्यान रखते हैं, सिर्फ पिछला हिस्सा ही आप देखते हैं प्लेन उड़ता है आसमान में, तो ये सिर्फ ये दो पंखुड़ी जो इसकी पंख हैं, इसके पंख कह सकते हैं इसको, सिर्फ इन्हीं पर ध्यान देते हैं, ऐसा तो नहीं है। जब आप आसमान में प्लेन को उड़ते हुए देखते हैं तो आप पूरे एरोप्लेन पर ध्यान देते हैं कि भाई ये पूरा एक एरोप्लेन है जो कि आसमान में उड़ रहा है, इनको उस पूरे को आप एक साथ देखते हैं, ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब ये है, इस एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि हम जब किसी भी चीज़ को देखते हैं, दिमाग उस चीज़ जो भी इंफॉर्मेशन लेता है, हमारी जो सेंसरीज हैं, सेंसरीज मीन दी आईज, ईयर, टंग, स्किन, ये सारे आपने पढ़े होंगे सेंसरीज, इनसे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो एज अ होल करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको समझाया कि अगर आप किसी प्लेन को देखते हैं तो प्लेन में सिर्फ आप उसके पिछले हिस्से या सिर्फ उसके दो जो ये पंख है इसको तो नहीं देखते, आप पूरे प्लेन को एक साथ ही देखते हैं। तो इस पर इन्होंने अपना ध्यान दिया था कि द होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। इससे पहले भी आप कोई ये पढ़ेंगे दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट्स में, जिसमें कि वो पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हर चीज़ को हमें पार्ट्स में डिवाइड करके फिर पढ़ना चाहिए, फिर सीखना चाहिए। जबकि ये उसके बिल्कुल उल्टा कहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, अगर आप चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में एक्सप्लेन कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि जो लर्नर है वो उनका आपस में इंटर रिलेशन नहीं बना पाएगा। जैसे कि अगर आप मान लो किसी बच्चे को अगर आप ट्री के बारे में पढ़ा रहे हो, तो पहली बात, बच्चा जब ट्री को देखेगा तो वो एज अ होल देखेगा कि भाई ये पूरा का पूरा एक ये पेड़ है। लेकिन अगर आप इसको एज अ पार्ट पढ़ाने लग गए कि नहीं बच्चों, आज हम सिर्फ स्टेम के बारे में ही पढ़ेंगे कि स्टेम इतने तरह के होते हैं और ये उनमें खासियत होती है, उनका फंक्शन होता है। फिर आप किसी दिन कहे कि चलो आज हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसी दिन आप लीव्स के बारे में पढ़ाने लग जाएं। तो ऐसा ना करके अगर आप पूरे के पूरे ट्रीज को एक साथ पढ़ाएं और जो डिफरेंट डिफरेंट उसके जो पार्ट्स हैं, जैसे कि लीव्स हो गए और जो स्टेम हो गए, इनका आपस में रिलेशन समझा दे, तो बच्चा एज अ होल उस चीज़ को एडॉप्ट करेगा और जब वो एज अ होल करेगा तो उनको एक साथ ही वो इंटर रिलेट कर पाएगा सारी चीज़ों को, और एक जो अच्छी खूबसूरत चीज़ उससे निकलेगी आपस में इंटर रिलेशन बनाने से, उसको भी वो समझ पाएगा। तो ये मेन इस पर फोकस करते हैं होलनेस पर कि भाई होलनेस ही सब कुछ होती है। लर्नर जो भी चीज़ सीखता है, उसका जो ब्रेन है, जो भी चीज़ वो देखता है सेंसरी से, वो एज अ होल ही उस चीज़ को देखता है, समझता है। तो मेन ये फोकस करते हैं होलनेस पे। अब हम आते हैं, अगला ये है इनसाइट। अच्छा, इनसाइट की एक थ्योरी भी है, इनसाइट लर्निंग भी आपने सुनी होगी, जिसमें कि अगर आपको ध्यान हो, इसमें जो मेन जो थे ये कोलर, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक चिंपैंजी को इन्होंने एक पिंजरे में, बड़े से पिंजरे में इन्होंने एक चिंपैंजी को रख दिया। अब हुआ क्या, इस चिंपैंजी को लगी थी भूख, इसको भूखा रखा गया कुछ समय के लिए, उसको भूख लगी तो इसके पिंजरे में ही केले रख दिए गए। बट ये केले इस तरीके से रखे गए कि कुछ ऊंचाई पर थे और इतनी ऊंचाई पर थे कि ये काफ़ी प्रयास के बाद भी उसको खा नहीं पाया। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ स्टिक्स यानी कि डंडे रख दिए साथ में, पहले एक रखे। अब हुआ क्या है कि ये चिंपैंजी काफ़ी कोशिश करने के बाद अचानक से इसको डंडा दिखा, डंडा तो था लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने उस डंडे को उठाकर उस केले पे मारा और केला टूट के नीचे गिर गया और उसने खा लिया। फिर ये चीज़ दोहराई गई बार बार। तो इस तरीके से हुआ क्या कि डंडा तो उसके सामने था लेकिन अचानक से उसको आइडिया आ गया कि भाई इस डंडे से अगर मैं उस केले को अगर मारूं तो वो केला नीचे गिर सकता है और उसको खा सकता हूँ। तो इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट कोलर ने किया था चिंपैंजी पर, और उन्होंने वहाँ से एक चीज़ बताई थी और वो थी इनसाइट्स के बारे में, जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि इनसाइट इज यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट हैपन्स ऑल ऑफ अ सडन थ्रू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम रेदर देन ट्रायल एंड एरर। अब जैसा कि आपको पता है ट्रायल एंड एरर जो ये थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि जो मनुष्य है वो गलतियां करता है और उनसे सीखता रहता है। जैसे कि उन्होंने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि किस प्रकार से जो बिल्ली है वो काफ़ी प्रयास के बाद
एक समय ऐसा आया कि जो उसका प्रयास था वो सफल हो गया और उसने खाना खा लिया। ये एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो उसमें उन्होंने ट्रायल एंड एरर कहा था कि भाई ट्रायल एंड एरर होता है और इस तरीके से बच्चा सीखता है। ये थॉर्नडाइक ने बताया था। इसके उल्टा इन्होंने इनसाइट कहा था कि नहीं, ट्रायल एंड एरर से नहीं सीखता। ट्रायल और एरर की जगह वो क्या करता है, वो जितने भी वो जो भी प्रॉब्लम है उसको वो पहले अच्छे से समझता है, उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें रिलेशनशिप बनाता है, और अचानक से उसके दिमाग में एक इंसाइट होती है। इंसाइट मीन्स एक आइडिया आता है, ठीक है, और फिर वो उसकी हेल्प से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। ये कहना था कोहलर का। तो जो सबसे मेन थॉट इन्होंने दिया था, पहला तो हमने पढ़ लिया होलनेस, दूसरा इंसाइट। अब हम आते हैं तीसरा, जो है ये इनका है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ है, तो हमारा उस चीज़ को देखने का जो नज़रिया है वो कैसा है, ठीक है। मेन बेसिक चीज़ यही है परसेप्शन। अगर मैं आपको सिंपल आसान भाषा में समझाऊं, फिर भी हम एक बार इसकी डेफिनेशन की तरफ थोड़ा जाते हैं। इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन in order to represent and understand the presented information or environment। कहने का मतलब ये है कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो कि आइज, हमारे ईयर, स्किन, ये सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन ले रही हैं आसपास की चीज़ों को, उनको ऑर्गेनाइज करना, आइडेंटिफाई करना और इंटरप्रिटेशन करना इस तरीके से कि जो सामने चीज़ें रखी हैं उसको हम देख सकें, समझ सकें, यही परसेप्शन कहलाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरफ लेकर जाता हूँ। ये मैंने आपके सामने दो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको दिखाई हैं। आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ समय देता हूँ, 3 से 4 सेकंड। आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को देखिए और आप ही बताइए कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप इसको देखिए, फिर इसके बाद इसको देखिए। चलिए, तो आपने इसको देखा जब ध्यान से, तो आपको तो वैसे ये एक क्यूब दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ये नोटिस करेंगे कि आपको ये दो तरीके से दिख रहा है, दो डायमेंशन से दिख रहा है। पहला डायमेंशन है जिसमें कि आपको ये क्यूब इस तरीके से फेस करता हुआ नजर आएगा। अगर आप मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, एक मिनट रुकिए, कलर चेंज करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं, तब चीज़ें ज़्यादा आसान अच्छी समझ आएंगी। देखिए, अगर मैं इस वाले फेस को फ्रंट मानूं, ये वाला फेस फ्रंट है, और जो ये पिछला फेस मैं रेड से दिखाता हूँ, ये है पिछला फेस, ये पीछे की तरफ है, ये जो हिस्सा है ये पिछला है, ये इस प्रकार से। तब तो ये आपको बॉक्स दिखेगा नीचे की तरफ होता हुआ, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे दिखाया भी है। ये देखिए, ये जो है नीचे की तरफ आपको ये बॉक्स होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब मैं इसी बॉक्स को दूसरे तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दूसरे तरीके से क्या होगा कि ये बॉक्स आपको ऊपर की तरफ फेस करता हुआ भी दिख सकता है, इस प्रकार से। ये इस प्रकार से फेस करता हुआ कैसे दिखेगा, कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं पहले कोई दूसरा, तब आपको समझ में आएगा। अगर मान लीजिए ये रेड वाला कलर मैं करता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं मानता हूँ फ्रंट, कि भाई ये फ्रंट है, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से अगर मैं बैक, मान लीजिए मैं इसको बैक मानूं, ये पिछला हिस्सा इस बॉक्स का, इतने को मैं मानूं कि भाई ये पिछला हिस्सा है। अगर मैं इसको पिछला हिस्सा मान रहा हूँ ब्लू वाले को, और रेड वाले को मान रहा हूँ कि आगे का हिस्सा है, तो ये बॉक्स हमें ऊपर की तरफ फेस करता हुआ नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ पाए होंगे आप, कि ये बॉक्स ही हमें किस तरीके से, दो तरीके से दिख सकता है। एक ही बॉक्स है, लेकिन हमारा नज़रिया, हमारा जो फोकस पॉइंट है, जैसे ही वो चेंज हो रहा है, ये जो चीज़ है हमें थोड़ी अलग ही दिखाई दे रही है। अगर आपका फोकस पॉइंट है जिसमें कि आप आगे वाले फेस, इस वाले को अगर आप फ्रंट मान के और इसको बैक मान रहे हैं, तो बॉक्स आपको नीचे की तरफ फेस करता हुआ नजर आ रहा है।
लेकिन अगर आप इस वाले हिस्से को अगला मान रहे हैं और इसको अगर आप पिछला फेस मान रहे हैं तो ये बॉक्स आपको ऊपर की तरफ फेस करता हुआ नजर आएगा। तो ये तो बात हो गई इस बॉक्स की। तो आप ये देखिए कि ये एक परसेप्शन का एग्जांपल है। आपके सामने एक बॉक्स रखा है और आपकी सेंसरीज यहाँ पर आईज है। इस आईज ने किस प्रकार से इस इंफॉर्मेशन को लिया, मतलब इंफॉर्मेशन किस प्रकार से लिया, मतलब उसने किस सिचुएशन को पहले लिया, जिसमें कि उसने किस फेस को अगला माना, किसको पिछला माना, जिसको भी उसने जैसे भी चूज किया ये बॉक्स का फेस उसको ऊपर या नीचे की तरफ होता हुआ नजर आया होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये परसेप्शन का एग्जांपल है, कैसे हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई, उसको समझा गया ब्रेन में और किस तरीके से हमने परसेप्शन इसका बनाया। अब हम आते हैं अगले ऑब्जेक्ट पे। अगला ऑब्जेक्ट आपको ये दिख रहा है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने पर दो चीजें नजर आ सकती हैं। पहला, अगर आप अपना फोकस इस सिर्फ ब्लैक पोर्शन पे करें, सिर्फ ब्लैक पोर्शन पे अगर आप अपना फोकस करें, फोकस इन द सेंस कि आपको सिर्फ ब्लैक को ध्यान से देखना है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये एक प्याली सुराही जैसी कोई चीज नजर आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना फोकस इस ब्लैक से हटाकर इस वाइट एरिया पे कर दें, ये जो आपको वाइट एरिया दिख रहा है ना, ये वाइट एरिया इस पे कर दें, तो जैसे ही आप अपना फोकस इस वाइट एरिया पर करेंगे आपको यहाँ पे एक चेहरा नजर आएगा। तो ये दो चेहरे एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए नजर आएंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन ली गई है सामने से, वो कैसे हमारे दिमाग में ऑर्गेनाइज हो रही है, उसको समझा जा रहा है। दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। अब हम बात करें परसेप्शन की, तो परसेप्शन के और भी कई सारे रूल्स हैं, कई सारे उसको लेकर इसमें थ्योरीज गेस्टॉल्स ने दी हैं। हालांकि हम उसको इस वीडियो में तो नहीं करने वाले हैं डिस्कस डिटेल में, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कि मेन गेस्टॉल जो है वो क्या कहते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि इन्होंने और कौन कौन सी थ्योरीज दे रखी हैं, तो इनकी मेन जो थ्योरीज हैं वो अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने जो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है वो इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने जो ये है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ कॉमन फेट, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, ए बी एंड वाई टाइप्स थिंकिंग, ये कुछ इन्होंने मेन कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जो कि गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट के ही हैं। तो कभी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप समझिएगा कि गेस्टोल्ट साइकोलॉजी की का ही एक पार्ट है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर डिटेल वीडियोस बनाऊं, इसको एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कम से कम आज हमने जो सीखा होलनेस, इनसाइट और परसेप्शन, इसके कम से कम एक एक एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हम कैसे किसी चीज़ को होल में देखते हैं, इनसाइट कैसे काम करती है और परसेप्शन हमारा किसी चीज़ को लेकर कैसे चेंज हो सकता है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एग्जाम्पल देंगे, जिसका एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उसको आपके सामने रखूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। गेस्टोल्ट साइकोलॉजी जो मैं समझाना चाह रहा था आप काफ़ी हद तक उसको समझ भी पाए होंगे। और अब हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।